नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जुबैर। हेलो इंडिया की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर है नेटफ्लिक्स से जुड़ी हुई। दरअसल नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक ने इस्तीफा दे दिया है। रीड हेस्टिंग्स ने सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता देंगे आपको ग्राहकों की संख्या में लगातार कमी के बाद ये इस्तीफा जो है वो दिया गया है। नेटफ्लिक्स से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर रीड हेस्टिंग्स ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है और वजह ये बताई जा रही है कि ग्राहकों की संख्या जो है वो लगातार कम हो रही थी और ग्राहकों की संख्या कम होता देख ये इस्तीफा दिया गया है सह संस्थापक की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नेटफ्लिक्स से जुड़ी हुई सह संस्थापक ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये कि ग्राहकों की संख्या जो है लगातार गिर रही है। नेटफ्लिक्स के जो ग्राहक है उनकी संख्या लगातार गिर रही है। बीच में बहुत सारे प्रयास किए गए नेटफ्लिक्स को ऊपर उठाने के लिए, नेटफ्लिक्स के ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही है। इसलिए अब नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। और इधर रूस के ऊर्जा मंत्री से मिले हैं पाकिस्तान के पीएम। बता दें आपको कि लाहौर में दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। रूसी ऊर्जा मंत्री से तेल और गैस आपूर्ति पर चर्चा हुई है इस मुलाकात के दौरान। तो रूस के ऊर्जा मंत्री से मिले हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। वो चाहता है कि रूस सस्ते दामों पर उसे तेल मुहैया कराए, चूंकि यूरोपीय देश जो है रूस से तेल और कच्चे गैस की खरीदारी नहीं कर रहे, कच्चे तेल और गैस की खरीदारी नहीं कर रहे। इसलिए बाकी देशों को रूस तेल और सप्लाई कर रहा है, लेकिन सबके बीच पाकिस्तान भी चाहता है कि उसे सस्ते दामों पर रूस से नेचुरल गैस और कच्चे तेल की आपूर्ति हो जाए। तो तेल और गैस की कमी से जो इस वक्त पाकिस्तान जूझ रहा है, लिहाजा लाहौर में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि अब जब ये मुलाकात हुई है तो दोनों के बीच रूसी ऊर्जा मंत्री से तेल और गैस आपूर्ति पर चर्चा हुई है कि आखिर जो पाकिस्तान की समस्या है, ये दुविधा में पाकिस्तान पड़ा हुआ है, तो ये आपूर्ति जो है वो कैसे पूरी हो पाएगी। तो तेल और गैस आपूर्ति पर चर्चा हुई है दोनों नेताओं के बीच लाहौर में मुलाकात के दौरान। और एक बड़ी खबर, भारतीय रेसलिंग से जुड़ी हुई खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के पहलवानों के साथ बैठक हुई है। 3 घंटे बैठक चली है, लेकिन कोई समाधान फिलहाल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। खेल मंत्री के साथ आज भी हो सकती है बैठक, ये सूत्र बता रहे हैं। तो जंतर मंतर पर आज भी प्रदर्शन कर सकते हैं पहलवान। आपको बता दें कि 200 से ज्यादा खिलाड़ी जो है वो इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर दरअसल गंभीर आरोप है, यौन उत्पीड़न का आरोप है और कई कोच पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप ये जो खिलाड़ी है वो लगा रहे हैं। दरअसल जो इनकी मांग है वो ये है कि अध्यक्ष को आप हटाइए। अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन हो रहा है। अनुराग ठाकुर खुद पहुंचे थे, 3 घंटे बातचीत हुई और उसके बाद में लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। लिहाजा आज भी आपको बता दें कि जो धरना प्रदर्शन है इन खिलाड़ियों का, रेसलर्स का, वो आज भी जारी रहेगा। तो खेल मंत्री के साथ आज भी बैठक जो है वो हो सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है, तो जंतर मंतर पर आज भी पहलवान जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं। और एक बड़ी खबर, अच्छी खबर आपको बताते हैं। साल 2023 का पहला रोजगार मेला लगने वाला है। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इस रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और आज सुबह 10:30 पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मेला शुरू हो जाएगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो देश के 45 शहरों में रोजगार मेला सेंटर जो है वो लगाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र इस मेले के दौरान सौंपेंगे। 24 राज्य ऐसे हैं जहां पर नौकरियां दी जाएंगी और 10:30 पर सुबह ये कार्यक्रम रोजगार मेले का शुरू हो जाएगा। तो साल 2023 का पहला रोजगार मेला लगने जा रहा है। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का टारगेट है। तो पीएम मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपेंगे। देश के 45 शहर ऐसे हैं जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो साल 2023 का पहला रोजगार मेला आज लगने जा रहा है। और अब बात भारत जोड़ो यात्रा की। जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 3400 किलोमीटर की यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर में यह यात्रा प्रवेश कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने शंकराचार्य से राहुल गांधी की तुलना की। तो अहम खबर कि जम्मू कश्मीर राहुल गांधी की यात्रा जो है वो पहुंच चुकी है कल रात। और सदियों पहले शंकराचार्य आए थे
और अब राहुल आए हैं, ये कहते हुए नजर आए फारूक अब्दुल्ला। तो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य जो है वो नफरत को खत्म करना है, ये भी कहा उन्होंने। साथ ही साथ यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बोले हैं, राहुल गांधी ने भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज जम्मू कश्मीर से थे, लग रहा है कि मैं घर लौटा हूं। तो जम्मू कश्मीर ही पड़ाव है भारत जोड़ो यात्रा का। कश्मीर में लाल चौक पर कहा गया था पहले कि वहां पर तिरंगा लहरा करके ये जो भारत जोड़ो यात्रा संपन्न होगी। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में जाकर के खत्म होने वाली है, संपन्न होने वाली है। लेकिन अब ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव वाले राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर में ये यात्रा पहुंची और मसाल जुलूस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस वक्त पंजाब के पठानकोट से ये यात्रा निकली और उसके बाद में यहाँ से रुक गया सीधा जम्मू कश्मीर का, उसकी तस्वीरें कल शाम की आपको हम दिखा रहे हैं। तो मेरे पूर्वज जम्मू कश्मीर से थे, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। फिलहाल जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पहुंच चुकी है। 3400 किलोमीटर का सफर तय करके राहुल गांधी की अगवानी में अब ये यात्रा जम्मू कश्मीर में रहेगी और जम्मू कश्मीर ही इसका आखिरी पड़ाव है। तो ये कल शाम की तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे मशाल जुलूस के साथ राहुल गांधी का स्वागत यहाँ पर किया गया और खुद भी मसाल थामे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। आप देख सकते हैं सफ़ेद टी शर्ट में मशाल पकड़े हुए राहुल गांधी की तस्वीरें। ये भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है। अब जम्मू कश्मीर ये यात्रा पहुँच चुकी है। कल शाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीरें। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की। बता दें आपको कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाजीपुर दौरा है और रैली के जरिए मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे। और 2024 चुनाव के लिए बीजेपी के अभियान की शुरुआत आज से जेपी नड्डा करने जा रहे हैं। ITI कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी भी सभा को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2019 यूपी लोकसभा चुनाव के परिणामों की अगर हम बात करें तो बीजेपी 63 सीटें जीती थी और जो 17 सीटें जो पूर्वांचल में ही जीती थी। लेकिन बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया है उत्तर प्रदेश में जो कमजोर सीटें जो अभी बीजेपी के पास नहीं है, उन सीटों को जीतने का प्रयास एक बार फिर से बीजेपी करने वाली है। और 14 ऐसे सीटें हैं जहां पर बीजेपी पुरजोर तरीके से अभी से तैयारियों में जुट जा रही है। इसकी शुरुआत गाजीपुर से हो रही है और जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद रहेंगे रैली में। और दिल्ली से अहम खबर बता दें आपको कि दिल्ली में राज्यों के डीजीपी की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। डीजीपी, आईजी और खुफिया एजेंसियों की ये कॉन्फ्रेंस होगी। 20 से 22 जनवरी तक 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया जाएगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। ड्रग, ड्रोन, टेरर, साइबर अटैक को रोकने पर डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में मंथन किया जाएगा। दरअसल बदलते वक्त में जो चुनौतियां सुरक्षा को लेकर के इस पर बातचीत की जाएगी। गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह बैठक होने वाली है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक। इस बैठक में बदलते हालात में सुरक्षा को लेकर के जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल। तो ड्रग, ड्रोन, टेरर, साइबर क्राइम, क्योंकि लगातार क्राइम में इजाफा होता चला जा रहा है, लिहाजा दिल्ली में तमाम राज्यों के डीजीपी को बुलाया गया है। उनकी कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें डीजीपी, आईजी और खुफिया एजेंसियों की ये कॉन्फ्रेंस, साझा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई गई है। जातिगत जनगणना पर रोक वाली याचिका पर सुनवाई होने वाली है। दरअसल बिहार में जातिगत आधार पर जनगणना की शुरुआत हुई है और इसी को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल। तो 2 जजों की बेंच जो है वो पूरे इस मामले की सुनवाई करेगी। तो बिहार में जाति जनगणना को लेकर लगातार हंगामा जो है वो बरपा हुआ है। 2022 के जून में प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। 500 करोड़ के बजट का आवंटन था और 7 जनवरी से जाति आधारित जो गणना थी वो शुरू की गई थी। तो 7 से 21 जनवरी तक घरों की गिनती की गई। 1 से 30 अप्रैल जातियों की गिनती जो है वो की जाएगी। तो 2 जजों की बेंच जो है वो आज इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। बिहार सरकार के खिलाफ दरअसल ये फैसला जो था वो आया था, उसी को लेकर के सियासत भी काफी गर्माई कि जातिगत गणना पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी बहुत चला। तो फिलहाल आज 2 जजों की बेंच जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करने जा रही है। तो जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। जातिगत आधार पर जनगणना की शुरुआत जो बिहार में की गई है उसे चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। और आज मथुरा जन्मभूमि ईदगाह विवाद में भी अहम दिन है, क्योंकि आज इस मामले में भी सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अहम सुनवाई आज होने जा रही है। हिंदू सेना ने विष्णु गुप्ता की याचिका पर जो सुनवाई है वो आज होनी है। आज तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया था।
तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष को हाजिर होने का आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से और अब दोनों पक्ष सामने होंगे और इस मामले पर फिर से सुनवाई होने वाली है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर के एक बार फिर से अहम सुनवाई होने वाली है अदालत में और दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। दरअसल सर्वे के लिए भी आदेश कोर्ट ने दिया है, उसके लिए एक वक्त तय वक्त पर रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत ने कहा था। अब इसमें आगे क्या होता है बेहद देखना जरूरी है, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भी एक टुकड़े जमीन के टुकड़े को लेकर के विवाद है और उसे ही चुनौती दी गई है हिंदू पक्षकारों की तरफ से। और आज मुजफ्फरनगर दंगा मामले में भी अहम सुनवाई होने जा रही है। पीएम एमएलए कोर्ट में साध्वी प्राची पर सुनवाई होगी। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में आरोपी है साध्वी प्राची। विशेष न्यायाधीश मयंक जायसवाल पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अक्टूबर 2013 में ये दंगा हुआ था, 60 लोगों की मौत हुई थी और नामजद आरोपियों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 28 बताई जा रही है। इनमें से 12 आरोपियों को दोषी करार दिया जा चुका है, 15 को बरी किया गया है। एक आरोपी की इस दौरान मौत भी हो गई है, पूरे सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। 2013 का ये मामला, इस पूरे मामले में एक बार फिर से आज सुनवाई होने वाली है। साध्वी प्राची को लेकर के ये सुनवाई होगी। बिल्कुल, तो 2013 में दरअसल दंगे हुए थे और उसी दंगों में आरोपी है साध्वी प्रज्ञा। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और आज इसी मामले में अहम सुनवाई होने जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, फिरोजाबाद में पत्रकार की पिटाई हुई है। वकील ने पत्रकार की पिटाई की है। वकील और उसके साथियों ने पत्रकार को पीटा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कवरेज के लिए गए पत्रकार को वकील ने पीटा है और ये तमाम घटना पिटाई के वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं कि वकील ने पत्रकार की पिटाई कर दी। वकील और उसके साथियों ने जमकर एक पत्रकार को पीटा। दरअसल पत्रकार जो था वो वहां पर कवरेज के लिए गया था, लेकिन अचानक से वकील आया और मारपीट की खबर फिरोजाबाद से सामने आई है। देखिए किस तरीके से कवरेज के लिए गए पत्रकार की पिटाई यहाँ पर की जा रही है। वकील और उसके साथियों ने जमकर पत्रकार को पीटा है और ये तमाम पिटाई की जो घटना थी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो फिरोजाबाद से ये तस्वीर है जहां पर एक पत्रकार की पिटाई की गई है। कवरेज के लिए पत्रकार गया था और वकील और उसके साथियों ने पकड़कर धुन दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिरोजाबाद में पत्रकार की पिटाई हुई है। दरअसल यहां पर पत्रकार घटना को कवर करने के लिए गया था, लेकिन इसी दौरान वहां पर कुछ वकील मौजूद थे जिन्होंने पत्रकार को पीटा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। इस पिटाई से जुड़ी हुई सीसीटीवी तस्वीरें, कवरेज के लिए गए पत्रकार की पिटाई हुई है फिरोजाबाद में। और चलिए बात कर लेते हैं पहलवानों के धरने की। पहलवानों के धरने पर पीटी उषा ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि एथलीटों की भलाई आईओए की पहली प्राथमिकता है। आगे आकर एथलीट अपनी समस्या सामने रखें। तो पीटी उषा भी अब मैदान में आ चुकी हैं। तो भारत के टॉप पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। न सिर्फ कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर बल्कि जो कुछ कोच हैं उन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, मानसिक शोषण के आरोप लगाए गए हैं। इन सब के बीच पीटी उषा भी सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि गंभीर आरोप हैं और जिन्हें जो शिकायत करनी है वो सामने आए और सामने आकर के पूरे मामले में शिकायत करें। बिल्कुल, तो देश भर में पहलवानों का मामला जो है गरमाया हुआ है, जिसके बाद अब भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की नींद जो है वो खुली है और एसोसिएशन अध्यक्ष पीटी उषा ने ट्वीट करके कहा कि बतौर आईओए अध्यक्ष मैं पहलवानों के इस मामले पर सदस्यों से चर्चा कर रही हूं। एथलीटों की भलाई आईओए की पहली प्राथमिकता है। पीटी उषा ने कहा कि हम एथलीटों से अनुरोध करते हैं कि वो आगे आए और अपनी चिंताओं को हमारे साथ शेयर करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत को अंबोली पुलिस ने जेल से रिहा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि राखी ने पूछताछ में पूरा सहयोग किया, साथ ही जांच के लिए अपना मोबाइल फोन भी सौंपा है। ऐसे में राखी को गिरफ्तार करने की कोई ठोस वजह नहीं है।
दरअसल आपको बता दें कि राखी को अभिनेत्री शालीन चोपड़ा की तरफ से दर्ज कराए गए केस में मुंबई की अंबोली पुलिस ने हिरासत में लिया था। मुंबई पुलिस ने राखी सावंत को सोशल मीडिया पर शालीन चोपड़ा के वीडियो लिंक और तस्वीरों को कथित रूप से सर्कुलेट करने के आरोप में हिरासत में लिया था। लेकिन जिस तरीके से कल खबर आई कि राखी सावंत को हिरासत में लिया, लेकिन उसके बाद अब खबर यह है कि राखी सावंत जेल से रिहा हो चुकी है। बॉलीवुड अभिनेत्री है राखी सावंत, और कहा यह जा रहा है कि राखी सावंत ने पूरा सहयोग किया है जांच में, लिहाजा पुलिस के पास अपना फोन भी उन्होंने जब्त करा दिया था, दे दिया था कि अगर आपको कोई भी प्रूफ चाहिए तो आप इस फोन से ले सकते हैं। तो लिहाजा पुलिस को लगा कि पूरा सहयोग हो रहा है जांच में, तो अब कोई भी आधार ऐसा नहीं बनता है या कोई भी वजह कारण ऐसा नहीं है कि राखी सावंत को जेल के अंदर बंद किया जाए। शालीन चोपड़ा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान दिया, ये भी आपको सुनाते हैं। 8 नवंबर 2022 के दिन मैंने अंबोली पुलिस थाने पर राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की, जिसके चलते पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की उन दोनों के खिलाफ। कल दिनदोषी सेशंस कोर्ट में राखी सावंत की एंटिसिपेटरी बेल की याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके चलते आज सवेरे अंबोली पुलिस ने राखी सावंत को अरेस्ट किया। यहाँ उसे ले आया गया, उसका सेलफोन जब्त कर लिया गया। कुछ देर में उसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट ले जाया जाएगा। देखिए, जब जब मैं यौन शोषण का विरोध करती हूँ, यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, तब तब राखी सावंत और उनके समर्थक मेरी इस लड़ाई में जबरदस्ती एंट्री मारकर इस लड़ाई को खारिज करने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरे आरोपी कोई और नहीं बल्कि उनके कथित भाई हैं। साजिद खान को वो भाई मानती है, राज कुंद्रा को वो भाई मानती है, उन तमाम आरोपियों को जो मेरे मोलेस्टर्स हैं उनको वो भाई मानती है। अब ऐसे में हम क्या करें? अपना मुंह बंद रखें? अगर उसे दिक्कत हो रही है तो वो पुलिस में जाए और पूछताछ करे, पता लगाए कि क्या पीड़ित महिलाओं के आरोपों में सच्चाई है या नहीं। तो शालीन चोपड़ा की शिकायतों के बाद ही राखी सावंत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और फोन जब्त किया गया है, जिसके आधार पर आगे की जांच चल रही है।